तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने इस साल आज़मीन हज को हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना करने के लिए अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। आज हज हाउस में आज़मीन हज के लिए इंतजामात के सिलसिले में तलब किए गए टेंडर्स को क़तियत दी गई। इस साल हैदराबाद से तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के 4 अजला और महाराष्ट्र के 2 अजला के आज़मीन को सफर हज पर रवाना करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद से आज़मीन हज की पहली फ्लाइट 26 जुलाई को रवाना होगी और आखिरी फ्लाइट 4 अगस्त को मुक़द्दस सफर पर भेजी जाएगी। इमिग्रेशन पॉइंट तेलंगाना का नंबर 1 रह चुका है और इस बार भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी हमारा इमिग्रेशन पॉइंट नंबर 1 रहेगा, क्योंकि ये वाहिद स्टेट है जिसमें 4 स्टेट के लोग एक ही जगह से जाते हैं। कर्नाटका के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग जाते हैं, जो कि अब तक हमारे पास 1400 आदमी माने 1400 लोगों का ये हुआ है, और आंध्र प्रदेश से भी 9 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास से जाते हैं, जिसका 1450 माने 1450 लोगों का अब तक का हमारे पास आमद होंगी बोल के इन्फॉर्मेशन है। और महाराष्ट्र के 169 हाजियाँ हमारे पास दिए गए हैं, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट के हैं हाजियाँ हैं महाराष्ट्र से, और ख़ासकर तेलंगाना के 31 डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं यहाँ से ही जाएंगे, जिसका कोटा हमारे पास अब तक 5200 तक का हमारे पास वो हुआ है। और इंशाल्लाह 2000 तक की जो वेटिंग लिस्ट है, जिसमें 1600 अब तक क्लियर हुई है, इंशाल्लाह 2000 तक क्लियर होंगे इंशाल्लाह। पहली फ़्लाइट जो कि 26 तारीख को ये महीने में जाएंगी और 4 अगस्त को लास्ट रहेंगे। हमारे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होता है, बाज़ाब्ता पूरी मीडिया को सबको बुला के सबके सामने हम टेंडर करते हैं ये चीज़ का, क्योंकि इसके अंदर खाने का एक होता है और जो यहाँ पे लगाए जाते हैं जैसा कि कैंप्स है, जैसा डेरा है, शामियाने है, ये सब चीज़ का हम टेंडर करते हैं। हाजियों को हमारे पास ही रखा जाएगा, रिहाइश यहीं होती है, एयरपोर्ट तक की छोड़ने की जिम्मेदारी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की होती है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और हैदराबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से 14 मुसाफिरों को हिरासत में लिया है। ये मुसाफिर जद्दा से सऊदी एयरलाइंस से फ्लाइट नंबर SV 744 से आए थे। इन मुसाफिरों के पास से 6 किलो 460 ग्राम सोना बरामद हुआ है। जब्त शुदा सोने की कीमत हिंदुस्तान में 2 करोड़ 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक उम्रे से वापसी पर इन मुसाफिरों को एजेंट ने जबरदस्ती ये गोल्ड ले जाने पर मजबूर किया था। पुलिस ने तरीक़ा वारदात पर रोशनी डालते हुए बताया कि गरीब अफराद को भारी डिस्काउंट पर उम्रा कराने का झांसा देकर एजेंट ने सोना स्मगल कराया। पुलिस ने केस दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने करीमनगर जिला अस्पताल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इस अस्पताल की इमारत समेत नई तामीर शुदा इमारतों का भी जायजा लिया। अस्पताल की मौजूदा इमारत 350 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और इमारत खस्ताहाली का शिकार है। वजीर सेहत ने इस अस्पताल को 500 बिस्तर वाले अस्पताल में तब्दील करने का ऐलान किया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने का अज़्म ज़ाहिर किया ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाम को इलाज की सहूलत मिले। తోడ్పాటు అందించే హాస్పిటల్గా ఎదిగింది కాబట్టి దాని ఎక్స్పాన్షన్ ఇంకొక 100 పడకలు, ఇప్పుడు 150 పడకల ఆసుపత్రిగా ఎంచుకుంది. దానికి 100 పడకల ఆసుపత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేయడానికి డబ్బులు శాంక్షన్ చేసుకొని త్వరలోనే ఆ పని మొదలుపెట్టబోతున్నామని చెప్పి మనం చేస్తాము. గతంలో ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉన్నది, ఆ బ్లాక్ పైన ఎక్స్పాన్షన్కి మళ్ళీ ఒక ఫ్లోర్ కూడా కట్టుకుంటాను. ఒక 2 నెలల కాలంలో అది పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఒక 6 నెలలు సంవత్సర కాలంలోనే దీని రూపురేఖలన్నీ మార్చాలని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిందో ఆ కార్యక్రమం ఇలా కొనసాగుతుంది। रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वो कालेश्वरम से पानी लाकर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट को लबरेज कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो पोचमपाड प्रोजेक्ट की अजमत रफ्ता को बहाल करके दिखाएंगे और 200 किलोमीटर दूर से पंप के जरिए पानी यहां पहुंचाया जाएगा। रियासती वजीर के मुताबिक 20 जुलाई के बाद से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट को कालेश्वरम से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। जिला निजामाबाद के मुपकाल के करीब प्रशांत रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट की तज़यीन के कामों का मुआयना किया। निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, नलगुंडा अजला को इस प्रोजेक्ट से पानी सप्लाई किया जाएगा। प्रोजेक्ट से नए इलाकों को सैराब करने का उन्होंने आज़म किया। बताया जा रहा है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों में गैस, कोयला और पेट्रोल के ज़खायर बड़ी मकदार में मौजूद हो सकते हैं। जिला जयशंकर भोपालपल्ली के महादेवपुर, महामुत्ताराम, काटाराम मंडलों में इस ताल्लुक से शवाहिद मिले हैं। महादेवपुर मंडल के चंद्रोपल्ली में सुरेंद्र नामी शख्स ने
बोरवेल डलवाया था। इस दौरान मादनी कोयले के टुकड़े जमीन से निकले। दरियाए गोदावरी का तास कहे जाने वाले इस इलाके में ऐसे कई वाकयात पहले रूनुमा हो चुके हैं। सिंगारेड्डी के हुक्काम ने यहां पहुंचकर मुआयना किया। साल 1994-95 के दौरान ONGC ने यहां खुदाई का अमल शुरू किया था। ताहम माओनवाजों ने उस वक्त काम पर लगाई गई गाड़ियों को आग लगा दी थी। हालिया अरसे में इस इलाके के यामनापल्ली मंडल में पेट्रोल की मौजूदगी का पता लगाने के लिए तजुर्बात किए गए थे। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और कवायद पर अमलावरी के लिए सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत जुर्माने की रकम में जबरदस्त इजाफा किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने मोटर व्हीकल तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सड़कों की खराबी पर हादसे की सूरत में इंजीनियर को भी जुर्माना अदा करना होगा। मामूली गलतियों पर 100 रुपए के चालान को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं लाइसेंस न होने की सूरत में 5,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। और हैदराबाद के इलाके मौजम जाही मार्केट चौराहे पर तेलंगाना आरटीसी बस उलट गई। तेलंगाना के आदिलाबाद डिपो की आरटीसी सुपर लग्जरी बस को आज सुबह की अव्वलीन सातों में ट्रैफिक सिग्नल के पास तेज रफ्तार लारी ने टक्कर दे दी। हादसे में बस ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेगम बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। जिला नलगुंडा में कल रात एटीएम चोरी करने आया एक चोर शदीद तौर से जख्मी हो गया। चोर ने गट्टू उप्पल में मशीन से नकदी उड़ा लेने की कोशिश की। इसी दौरान चोरी की इस कोशिश पर मकामी लोग यहां जमा हो गए थे। चोर ने बाइक से फरार होने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वो गिर पड़ा और शदीद तौर से जख्मी हो गया। शदीद जख्मी चोर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जिम्न में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गुंजान शहर हैदराबाद के स्कूल्स में जगह के फुकदान की वजह से खेल के मैदान की सहूलत फराहम करना मुश्किल है। तलबा की खेलकूद की जरूरत को पूरा करने के लिए स्कूल इंतजामिया इन्हें इंडोर गेम्स खेलने की तरफ रागिब करने की कोशिश में है। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में वाक़े इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल की 9वीं जमात के तालिबे इल्म जाकिर अली खान ने हाल ही में टेबल सॉकर के 2 बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में मेडल्स हासिल करने में कामयाबी हासिल की। जाकिर ने तकरीबन 2 साल पहले टेबल सॉकर या टेबल फुटबॉल खेलना शुरू किया था। जाकिर को पहले नेपाल में मुनक़्क़दा मुकाबले में गोल्ड मेडल और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मकाम अबू धाबी के टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल और ब्राउन्ज हासिल हुआ। मैंने नेपाल में पहले 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्राउन मेडल हासिल किया और दुबई में 2 ब्राउन मेडल और मेडल्स। आगे मैं यूएस के वास्ते सेलेक्ट हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल करूँगा अपनी कंट्री के वास्ते। हैदराबाद में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी मकबूल खेल माने जाते हैं, लेकिन शहर में गुंजान आबादी और खेल के मैदानों की कमी भी है। हैदराबाद के बाद प्राइवेट स्कूल्स के इंतजामिया ने इस कमी का हल अपने तलबा को इंडोर गेम्स की तरफ राग़िब करते हुए किया है। हमारे बच्चे सिर्फ हिंदुस्तान के लड़कों में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ख़ास तौर पर अरब लड़कों को कम्पीट कर रहे हैं। इनको जो मौका मिला है, इनके सलाहियतें जो उभर कर आई हैं, इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स को हासिल किया है। हमें उम्मीद है कि इसके नतीजे में ये गेम इंडिया के अंदर भी बहुत पॉपुलर होगा। दिमाग को रिलैक्स भी करता है ये गेम, जैसा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। इससे पढ़ाई में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलती है। प्रॉब्लम ये है हैदराबाद के बहुत सारे स्कूल के में मसला ग्राउंड का मसला होता है, तो हम इंडोर गेम्स को प्रमोट कर रहे थे। टेबल टेनिस है, टेबल सॉकर है। ये गेम जैसे एक क्लासरूम के अंदर भी आप इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेशनल्स के लिए, फिर खेलो इंडिया, फिर उसके बाद इंटरनेशनल, वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद ओलंपिक्स। काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसको, 7-8 साल लगते हैं। तो अभी से ये तैयार होंगे तो जब जाके एक 20-25 साल तक ये ओलंपिक्स तक पहुंच जाएंगे स्टूडेंट। टेबल सॉकर के साथ ही साथ
राइफल शूटिंग भी स्कूल्स में मकबूल हो रही है। हैदराबाद के तलबा राइफल शूटिंग के मुल्क से बाहर मुनक्किदा मुकाबलों में भी अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं। I started rifle shooting a year ago in May as a part of summer camp, and then I went for district level competition and participated in 10 meters air rifle open sight and won a gold medal there in under 17 and got a chance to visit Indore, Madhya Pradesh for nationals. हैदराबाद के स्कूलों में दूसरे इंडोर खेलों के मुकाबले टेबल सॉकर और राइफल शूटिंग की मकबूलियत की एक और वजह इन खेलों को रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से मुसल्लमा हैसियत हासिल होना भी है। इन खेलों के चैंपियंस आगे चलकर आला तालीम में रिजर्वेशंस भी हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद के एक मैकेनिकल इंजीनियर सतीश कुमार ने इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को पेट्रोल में तब्दील करने का तरीका ढूंढ निकाला है। सतीश रोजाना 200 किलो प्लास्टिक से 200 लीटर पेट्रोल बनाते हैं, जो 40 से 50 रुपए फी लीटर कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। ये एक हकीकत है कि प्लास्टिक को पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है, तो क्या प्लास्टिक को दोबारा पेट्रोल में तब्दील किया जा सकता है? 45 साल सतीश कुमार को इंजीनियरिंग की तालीम के जमाने से ही तख्लीकी काम करने का बेहद शौक था। तालीम की तकमील के बाद सतीश ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए प्लास्टिक को फिर से उसकी इब्तिदाई शक्ल यानी पेट्रोल में तब्दील करने के ख्याल पर काम करना शुरू किया और लगातार मेहनत के बाद इन आलात पर मुश्तमिल निजाम का क़याम अमल में आया। ये प्लास्टिक क्रूड ऑयल से आया एंड दिस प्लास्टिक अगेन गोज टू सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक डीजल बिकॉज इट हैज बीन पॉलीमर्ड एंड डीपॉलीमर्ड सिंथेटिक हैड हुआ और अदर देन दिस इट इज 99% matched and as same as the existing petrol which has come from crude oil as per the gas chromatographic which we have tested in IICT. ये 20 घंटे में ये कन्वर्ट होके केरोसिन डीजल और पेट्रोल के हिसाब से टैंक में आ जाएगा। वो पूरा वो डिस्टिलेशन कॉलम देखेगा एंड दी cracking procedure which goes into the technical issues. So at a single stage we get diesel, petrol and kerosene from this sort of reactor. It's one of its kind in the reactor. मेरा own patented activity है। सतीश कुमार ने 5 साल पहले इस यूनिट का क़याम अमल में लाया। यहाँ नाकारा प्लास्टिक की अशिया के सफूफ को पेट्रोल में तब्दील करने के लिए एक कलाई चेम्बर में बगैर हवा के गुजारा जाता है, जिससे ठोस प्लास्टिक के ज़र्रात माए की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इस निजाम में ना तो पानी का इस्तेमाल होता है, ना तो इससे किसी किस्म के धुएं या गैस का ही इखराज होता है। सतीश कुमार का मानना है कि उनके इस तजुर्बे से माहौलियात को किसी किस्म का नुकसान नहीं है और खास बात ये कि इस यूनिट से खारिज स्याह मादे को बतौर खाद इस्तेमाल किया जा सकता है। 100% सेफ एंड इट्स क्लीन, जीरो ग्रीन, एनवायरमेंटली क्लीन है ये एंड the process is unique, different from all others who are all doing the activity. We are selling petrol at 55 and 50 rupees diesel. It is good going now. No problems on that. Central government support रहे तो good ऐसा projects इतना प्लास्टिक है इंडिया में वो सब ऑयल कन्वर्ट हो सकता है, जो भी वेस्ट है वो सब ऑयल कन्वर्ट हो सकता है। I want to show this to the other terrains that India is an solution for end of life plastic. हैदराबाद के इलाके आरसीपुरम इंडस्ट्रियल एस्टेट पर कायम सतीश के इस यूनिट पे रोजाना तकरीबन 200 किलो प्लास्टिक को 200 लीटर पेट्रोल में तब्दील करने की सलाहियत है। इस तरह हासिल करदा पेट्रोल और डीजल को सतीश के पड़ोसी सनती इदारे 40 से 50 रुपए फी लीटर में खरीद भी लेते हैं और इस छोटे से सनती यूनिट की कामयाबी से हौसला पाकर सतीश हैदराबाद के मज़ाफात में एक और दरमियानी दर्जे के कारखाने के क़याम की कोशिशों में लगे हैं, जिसमें इस यूनिट से 10 गुना यानी रोजाना 2000 लीटर पेट्रोल तैयार किया जा सकेगा और सतीश की ये कोशिश यकीनन माहौलियात के लिए काफी कारामद साबित होगी। उनकी ये कोशिश काबिले सताइश है। जो प्लास्टिक वेस्ट होता है
اس کو وہ جو ہے پیٹرول ڈیزل اور دوسرے جو پروڈکٹس ہیں اس میں تبدیل کیا جا رہا ہے. حیدرآباد میں ہیں ہم, ان کی کوشش جاری ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بڑے پیمانے پر بنائیں. حکومت سے بھی امداد کی درخواست ہے, دیکھیں گے آگے یہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. کیمرہ مین نوین کے ساتھ انیس الرحمان, نیوز 18 حیدرآباد. خبر تفصیل سے. ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول کے رجسٹرار ڈاکٹر شاہدہ اختر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ڈاکٹر شاہدہ اختر نے ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر مظفر شاہمری پر قوانین کے خلاف کام کرنے کے لیے دباؤ بنانے کا الزام لگایا ہے. یونیورسٹی کے رجسٹرار نے آندھرا پردیش کے پرنسپل سیکرٹری فار ایجوکیشن کو اپنا مکتوب استعفیٰ روانہ کیا ہے. واضح ہے کہ ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر مظفر شاہمری پر یونیورسٹی کے کانٹریکٹ ملازمین نے بھی کئی الزامات عائد کیے ہیں. اردو حلقوں میں وی سی کی مخالفت کی جا رہی ہے. کرنول سے ایک اقلیتی وفد نے کڑپا پہنچ کر نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ سے ملاقات کی. سرکاری ملازمتوں میں بھی مسلمانوں کو 4% ریزرویشن دینے کی انہوں نے مانگ کی ہے. وفد نے ڈاکٹر عبدالحق یونیورسٹی کی عمارت جلد سے جلد تعمیر کرانے, ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کورس شروع کرنے کی مانگ کی. جگن ریڈی صاحب اور ڈپٹی چیف منسٹر امجد بادشاہ صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو 4% ریزرویشن صرف ایجوکیشن میں تھا, اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آپ جو ہے سرکاری ملازمت میں بھی مسلمانوں کو 4% ریزرویشن دینے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ یہ کوشش کامیاب ہوگی. عبدالحق اردو یونیورسٹی ہے, یہ صرف نام کے لیے ایک یونیورسٹی ہے. اگر کمپیئر کریں گے تو ایک کالج سے بھی بالکل چھوٹا ادارہ ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلی بار جیسے راجشیکھر ریڈی صاحب 4% ریزرویشن دیے تھے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں پہلی بار آندھرا پردیش میں اردو میں MBBS, اردو میں انجینئرنگ, اردو میں مینجمنٹ کالجز اور اردو میں. وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے آج ارکان اسمبلی اور کونسل اراکین کو ہدایات دی. ایوان کے ضابطوں اور بہتر روایتوں کی پاسداری پر انہوں نے زور دیا. حکمراں YCP کے ارکان قانون سازیہ کی رہنمائی کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا. جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ارکان پوری طرح تیاری کر کے ہی اسمبلی آئیں. انہوں نے کہا کہ ایوان سے باہر دیے گئے اچھے بیان کی اہمیت نہیں رہتی ہے. جگن موہن ریڈی کا کہنا ہے کہ حکمراں جماعت کے ارکان ہونے کے ناطے شخصی حملوں سے پرہیز کریں. جگن نے بتایا کہ وہ ایوان آنے کے لیے صبح 4 بجے سے تیاری شروع کرتے ہیں. اسی دوران جگن موہن ریڈی اپوزیشن پر نشانہ سادھنے سے نہیں چوکے. انہوں نے الزام لگایا کہ چندر بابو نائیڈو نے پوری طرح سے جعلی دستاویز ایوان میں پیش کیے تھے. اسمبلی میں ارکان کی حاضری کو جگن موہن ریڈی نے لازمی قرار دیا ہے. تیلگو دیشم رکن اسمبلی مدلا گری دھر نے الزام لگایا کہ جگن موہن ریڈی بندر پورٹ کے قریب 8000 ایکڑ اراضی تلنگانہ سرکار کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی KCR کے ہاتھوں کھلونا بن چکے ہیں. تیلگو دیشم MLA نے سوال کیا کہ ہر وقت شفافیت کی بات کرنے والے جگن موہن ریڈی نے بندر پورٹ کے ضمن میں کیوں خفیہ طریقے سے جیو جاری کرایا ہے. گنٹور کے تیلگو دیشم دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ حکومت نے 8 جون کو جاری جیو کو ابھی تک مخفی کیوں رکھا ہے اور جیو سے دستبرداری کے پیچھے کیا معمہ کار فرما ہے. آندھرا پردیش کے وزیر وی سرینواس نے وجےواڑا کے قدیم شہر کا دورہ کیا. انہوں نے حالیہ بارش کے بعد شہر کی سڑکوں اور نالوں کا جائزہ لیا. سرینواس نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ یہ بات یقینی بنائیں کہ بارش کے موسم میں عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اس موقع پر بلدی, بجلی اور دیگر محکموں کے حکام بھی موجود تھے. آندھرا پردیش کے وزیر ٹرانسپورٹ پی نانی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے جس میں ریاستی وزیر RTC بس میں سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ریاستی وزیر نے حیدرآباد سے مچھلی پٹنم تک RTC کی گروڈا بس میں سفر کیا. ان کے بس میں سفر کرنے کا مقصد مسافرین کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لینا تھا. ریاستی وزیر نے مسافرین کو اور بہتر خدمات فراہم کرنے کا عزم کیا. آندھرا پردیش کے مختلف مقامات پر محکمہ روڈ ٹرانسپورٹ کی جانب سے تلاشی مہم چلائی گئی. RTO افسروں نے تلاشی کے دوران قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر 48 بسوں کے مالکین پر کیس درج کیا. وشاکھاپٹنم کے گاجواکا میں ٹول پلازا پر بسوں کی جانچ کے دوران حکام نے ایک بس کو ضبط کر لیا اور دیگر 14 بسوں کے مالکین پر معاملہ درج کر لیا. رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان نے آج سے
MLA نگر باٹا پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوامی مسائل کو جاننے کی کوشش کی۔ حفیظ خان نے بتایا کہ وہ اس پروگرام کے ذریعے عوامی مسائل جان کر انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے اور شفاف حکمرانی فراہم کرنے میں وزیر اعلیٰ کی مدد کریں گے۔ کڑپا ضلع کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں فیس رعایت اور رائٹ ٹو ایجوکیشن پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ طلبہ تنظیموں نے ریجنل ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کے دفتر پر دھرنا منظم کیا۔ رائل سیما میں طلبہ تنظیموں کے اتحاد نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے حکام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نجی اسکولوں میں پسماندہ اور اقلیتی طبقات کے 25% بچوں کو مفت میں تعلیم مل سکے۔ احتجاجی مظاہرین نے کہا کہ کارپوریٹ اسکولوں نے فیس کے نام پر منمانی کرتے ہوئے لوٹ مچا رکھی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے موسم، ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔